जब भी इस तरह का गल्फ में वॉर होता है उनमें गोल्ड की प्राइस गिरती है। क्यों ऐसा होता है उसका पहले एक रीजन जानना चाहेंगे। गोल्ड इज नथिंग बट ए करेंसी। अभी जो करेक्शन हुआ है, बाई ऑन द डिप करेक्शन बोलेंगे इसको। बहुत ही अच्छा करेक्शन है। इनफैक्ट मतलब जिनको चाहिए कि मैं आज थोड़ा सा गोल्ड खरीद लूं और कल बेच दूं और थोड़ा सा मुनाफा ले लूं, उनके लिए ये अभी जो समय है ये गोल्ड का, कैसा देखते हैं आप इसको। ट्रेडर्स है ना, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। वन इज अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर, दूसरा है कि स्ट्रेटेजिक ट्रेडर। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम आपके साथ गोल्ड के बारे में बहुत सारा एक डिटेल लेवल पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसके लिए मैंने ना एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर किशोर नारने। ये हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। किशोर जी के साथ मैंने एक और पॉडकास्ट किया था गोल्ड के ऊपर, बहुत उस पर आप लोग का सपोर्ट मिला था, आपको सीखने को बहुत मिला था। लेकिन अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो एनर्जी क्राइसिस हुई है, जो इसराइल यूएस ईरान का वॉर अभी जो चल रहा है, उसमें बैक एंड फोर्थ हो रहा है कि पीस की भी बात है और लड़ाई भी चालू है। उससे गोल्ड पे क्या फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, क्या अच्छे लेवल्स निकल के आते हैं, या और भी कुछ जो चीजें किशोर जी अपने डेटा टीम के साथ जो उनको दिख रहा होगा, वो सब आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसमें बने रहें। किशोर जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा कि जो अभी वॉर चालू हुआ है और अभी चल ही रहा है वॉर, इस पे कोई कंक्लूजन हुआ नहीं है, या इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस गिर रही हैं। क्योंकि मैं एक या डेटा देख रहा था, तकरीबन 28 फरवरी से जब ये चालू हुआ है वॉर, तब से या अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तकरीबन 17%, 17%, 17% की गिरावट देखने मिली है। तो या पहली चीज तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जब भी ये इस तरह का गल्फ में वॉर होता है, तो क्या या डायरेक्ट कोरिलेशन है कि भाई जब भी ऐसे पहले भी कोई सिविल वॉर्स अगर हुए हैं या एक आर्मी के जरिए जो वॉर्स हुए हैं उनमें गोल्ड की प्राइस गिरती है, और ऐसा है तो क्यों ऐसा होता है उसका पहले एक रीजन जानना चाहेंगे। सी जनरली मतलब आप बाय बुक जाएंगे तो जब भी वॉर होता है या अनसर्टेनिटी होता है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का इश्यूज होते हैं, कि दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज गुड फॉर गोल्ड। सो जहाँ जहाँ पे भी अनिश्चितता है, जहाँ पे भी ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, वहां पे आपको जनरली गोल्ड के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। बिकॉज गोल्ड नॉर्मल फाइनेंशियल रिसर्च से नॉन कोरिलेटेड ऑपोजिट चलना चाहिए। दैट इज द प्राइमरी रूल ऑफ दिस। बट यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस है, थोड़ा यूनिक ब्लेंड ऑफ सर्कमस्टांसेस आया है। सो वो उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों वॉर के समय पे गोल्ड क्यों नीचे आ रहा है। जी। राइट। सो फर्स्ट थिंग इज कि ये जो वॉर हुआ था, दिस वाज अनएंटिसिपेटेड एंड सडन फिनोमेना था। बिकॉज हालांकि 28 फरवरी का है, तो एक दिन के बाद एक्चुअली फॉर्मल टॉक्स होने वाला था। उससे एक दिन पहले से ही ये वॉर शुरू हो गया था। सो दैट वाज सडन एंड सरप्राइज फॉर द मार्केट्स। सेकेंड इज दैट कि nobody had any exit और एनी काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल, कि इससे चाहते क्या है। हम्म। राइट। सो मार्केट एक साथ जो शॉक हो गया, जब शॉक के साथ क्या होता है कि पीपल, स्पेशली द फंड मैनेजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, द मनी, द स्मार्ट मनी हम्म। डजंट शिफ्ट इंस्टेंटली। वो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन इज, इफ यू सी रिस्क, एग्जिट, एग्जिट एनी एसेट यू हैव, एग्जिट एंड सिट ऑन कैश। हम्म। देन हम पोजीशन को रीअसेस करेंगे। राइट। सो दैट इज वेयर डॉलर कम्स इनटू प्ले। कैश माने डॉलर। ओके। सो ग्लोबली कैश इज इक्वल इनटू डॉलर, सर। राइट। कोई भी फंड मैनेजर, फॉर एग्जांपल इधर ऑस्ट्रेलियन फंड मैनेजर जो ग्लोबल एसेट बेच रहे हैं, या सिंगापुर में जो फंड मैनेजर ग्लोबल एसेट बेच रहे हैं, तो वो एक्चुअली कैश रियलाइज करेगा। कैश इज मोर और लेस एवरीवेयर इट इज डॉलर्स, बिकॉज यूनिवर्सल एसेट जो है व्हाट इज डॉलर। सो दैट इज वेयर डॉलर का सडन डिमांड बढ़ जाता है, नंबर वन। नंबर टू, इफ यू कंपेयर, आई थिंक पिछले हमारे वीडियो में भी हम लोग ने शायद ये कवर किया था कि कैन गोल्ड कंप्लीटली रिप्लेस डॉलर? नो, एज ऑफ नाउ इट्स नॉट, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस डॉलर बाय गोल्ड। यू नीड समथिंग एल्स टू रिप्लेस दैट डॉलर। हमने ये भी बोला था कि ये इंटरमीडिएट रहेगा। जब तक आप दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, डॉलर का ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक ये एज ए
स्टॉप गैप मैकेनिज्म जैसा गोल्ड चलेगा। सो प्राइमरी सेफ हेवन जो है वो अभी भी डॉलर ही है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सेफ हेवन, अगर आपके पास अगर थोड़ा समय है कि भाई ये होने वाला है, इससे ये होने वाला है, तो आप प्लान्ड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ना, तो आपको प्लान्ड वे में आप गोल्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। जब सडन एक्सीडेंट होता है, इट इज डॉलर। सो दैट इज वन थिंग विच इज बीन प्रूवन। सो जब भी डॉलर ऊपर जाता है, सो डॉलर, और हमने ये भी बोला था कि गोल्ड इज नथिंग बट ए करेंसी, या राइट। सो करेंसी जब भी होता है ना, करेंसी हमेशा पेयर में गिना जाता है। सो फॉर हम्म एग्जांपल यूएसडी आईएनआर, राइट, यूएसडी जीबीपी, राइट। सो डॉलर यूरो, डॉलर पाउंड, डॉलर आईएनआर, सेम डॉलर गोल्ड, मतलब गोल्ड का वैल्यू डॉलर में लिखित है, जी राइट। सो फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर जो है, मतलब एक यूएस डॉलर का वैल्यू रुपीस में कितना है, 94 95 जो भी अभी चल रहा है, वो जो प्राइस है रुपीस में लिख रहे हैं, बट डॉलर का वैल्यू है वो। जी सिमिलरली गोल्ड का वैल्यू डॉलर में दिख रहा है। सो फॉर एग्जांपल कल डॉलर का वैल्यू गिर जाता है, इंडिया में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, इकोनॉमी सेम की सेम चल रहा है, डॉलर वैल्यू गिर जाता है, रुपी अपने आप अप्रिशिएट होगा। हम्म सो बिकॉज डॉलर वीक हो गया, उसका मतलब उसका जो पेयर जो दूसरा है वो बैलेंस आउट करेगा, वो अप्रिशिएट होगा। हम्म अभी जो रुपी डिप्रिशिएट हुआ, ये हमने कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, हमारे पास कुछ ज्यादा गड़बड़ थोड़ा हुआ है जो क्रूड की वजह से, बट एक्चुअली डॉलर बढ़ गया, हम्म। डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली रुपी का वैल्यू घट गया। जी जी सिमिलरली डॉलर का वैल्यू बढ़ता है, जो जिसका प्राइस, गोल्ड का प्राइस डॉलर में गिन रहे हैं, अगर उसको एक करेंसी पेयर के हिसाब से देखेंगे, डॉलर वैल्यू बढ़ गया, तो इस इन डॉलर टर्म्स गोल्ड का वैल्यू कम हो गया, कम हो गया जी राइट। सो डॉलर बढ़ने की वजह से गोल्ड डाउन हुआ, नंबर वन। हम्म नंबर टू, जो सेंट्रल बैंक्स परचेजेस है, जो वन ऑफ द एंकरिंग पॉइंट था गोल्ड के लिए, वो एक बार के लिए रुका हुआ है, जी बिकॉज ऑफ सच ए अनसर्टेन सिनेरियो। सब लोग ने एक बैक स्टेप लिया है कि भाई वेट एंड वॉच, देखते हैं कैसे ये इवॉल्व होगा, नंबर नंबर टू। नंबर थ्री, मोस्ट ऑफ द एमर्जिंग मार्केट करेंसीज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एशियन एमर्जिंग मार्केट्स जो है वो इंपोर्टेड क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है। जी तो जो क्रूड का प्राइस ऊपर गया, प्राइस एक है, दूसरा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड, जो हम्म आपको एनर्जी सप्लाईज में जो डिसरप्शंस है, उसके वजह से उसका जो असर है जो मैक्रो इकोनॉमी पे, जो टोटल प्रोडक्शन पे जो आने वाला है, उसको भी देखकर सो एमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक हो गया, बिकॉज इकोनॉमी के ऊपर ये बहुत बड़ा एक मार पड़ा हुआ है। जी तो नेचुरली बिकॉज एमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक हो गया, उसकी वजह से डॉलर और मजबूत हो गया। हम्म सो ये यूनिक सर्कमस्टेंसेस के वजह से जो डॉलर का अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, डिस्पाइट यूएस बीइंग पार्ट ऑफ द वॉर, they have benefited from that because of हम्म the strengthening of this thing, डॉलर्स right। उसके वजह से आपको गोल्ड में एक रुकावट एंड टेम्पररी करेक्शन भी दिख रहा है, बिकॉज बहुत सारे एक्सेसिव लॉन्ग पोजीशन से बिल्ड बिल्ड हुआ था। आपको हम्म अगर याद है तो दिसंबर जनवरी में जो जो पूरा रिटेल लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुआ था, कहीं ना कहीं ये वीक हैंड्स अभी भी बाहर जा रहे हैं, जी राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉजिंग द करंट sluggishness और एक्चुअली नेगेटिव प्राइस इन द गोल्ड। ओके सो आपने ये जो अभी सर्कमस्टेंसेस जो हम आपने एक्सप्लेन करी हैं, क्या क्या पहले भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है हिस्ट्री में? अगर हम जो भी गल्फ में वॉर्स हुए हैं, क्या एग्जैक्टली यही सिचुएशन हुई है या कुछ अलग हुआ था पहले? मतलब मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाली जो क्राइसिस हुई है, इसमें कुछ नया है क्या, या फिर ये मतलब सेम ही पैटर्न, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहा है पहले भी? नहीं, सो आप इराक वॉर के समय पे जाएंगे, तो जी इराक वॉर में क्या हुआ है कि बिकॉज इट वाज ग्राउंड इन्वेजन, हम्म एंड आप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर और ऑयल सप्लाईज के ऊपर इराक का ज्यादा कुछ कंट्रोल और दबदबा नहीं था उस टाइम पे, राइट। एंड कुवैत इज ए वेरी स्मॉल प्रोड्यूसर बट स्टिल इट्स ए इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर। तो जो भी वहां पे इश्यूज हुए थे वो थोड़ा सा लोकलाइज रह गया था, बाकी गल्फ कंट्रीज को इम्पैक्ट नहीं हुआ। आज का सिचुएशन क्या है कि सारे गल्फ कंट्रीज को इम्पैक्ट हुआ है, सारे के सारे, मतलब कम से कम 7 कंट्रीज जो है वहां पे, हम्म वो सबको इम्पैक्ट हुआ है। सेकंड इज द सप्लाई रूट जो है वो बंद हुआ है। हम्म एक है प्राइस, दूसरा है अवेलेबिलिटी। या अब सप्लाई, आप $110 में क्रूड खरीदना चाहते हो तो भी शिप बाहर नहीं आ सकता है,
एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। ये सिचुएशन है। सो ये थोड़ा सा यूनिक है ये यूनिक। सिचुएशन। यू कैन नॉट रियली कंपेयर टू द प्रीवियस पर्शियन गल्फ वॉर्स। हाँ, हाँ, मुझे भी यही सेंस आ रहा था कि इस तरह का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक हो जाना, और इतने सारे देश जो हैं, कंट्रीज जो हैं, वो इन्वॉल्व हो गई हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिस पे अटैक हुए हैं। तो ऐसा शायद मैंने पढ़ने की कोशिश करी, थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करी, मुझे या कहीं ऐसा एकदम सिमिलर पैटर्न नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। नहीं। अच्छा, चलिए यस। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आया कि अभी चूंकि डॉलर्स अभी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि टेम्पररी लोग कैश पे जाके बैठे हैं, जैसे ये हुआ है अचानक से, उसकी वजह या से हमें गोल्ड में एक पुल बैक दिखा है 17% का अभी तक का जो करेक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब इंडियन करेंसी में एक 40 के आसपास होवर कर रहा है गोल्ड अभी। और या अगर हम यूएस डॉलर्स में बात करें तो 4300 के आसपास, 4300 के आसपास या होवर कर रहा या है ना। या तो तो दूसरा मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली दो क्वेश्चंस थे मेरे। एक तो ये जो गोल्ड और ऑयल का रेशो होता है, मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था कि हम्म गोल्ड टू ऑयल रेशो जो है, कोविड के वक्त अगर हम देखें तो उस वक्त कैसा था ना कि ऑयल की प्राइस बहुत बहुत तेजी से गिरी थी, क्योंकि सब जगह मतलब डिमांड ही नहीं थी ऑयल की, सब जगह लॉकडाउन लग गया था, करेक्ट। या तो उस वक्त या गोल्ड टू ऑयल का जो रेशो था, और गोल्ड बहुत शूट अप हुआ था, तो ये रेशो काफी बढ़ गया था। या अब जो हो रहा है एकदम उल्टा हो रहा है, हम्म क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। या तो ये जो गोल्ड टू ऑयल रेशियो है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसको क्या ट्रैक करना चाहिए, इससे हमें कुछ कोई सिग्नल्स मिलते हैं क्या, बाई के या सेल के, या गोल्ड खरीदने के या बेचने के, कुछ कुछ भी इससे हमें इंडिकेशन मिलते हैं क्या, किशोर जी? टू बी वेरी फ्रैंक, ये रेशियोस है ना कि जब भी कई एनालिस्ट को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है कि कुछ ना कुछ रेशियोस में इसको फिट करने का लॉजिकली अच्छा, इसको फिट करने का कोशिश कोशिश करते हैं। करते हैं। फ्रैंकली आई डोंट बिलीव इन रेशियोस। ओके। बिकॉज क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस काफी डिफरेंट होते हैं। हम्म। सो अभी एक रेशियो आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी एसेट को आप गोल्ड के मायने में अगर मेजर करते हैं, गोल्ड के प्राइस में, देन गोल्ड एज ए करेंसी आप यूज कर रहे हैं। हम्म। राइट, फॉर एग्जांपल एक बैग, एक 100 किलो गेहूं के लिए कितना गोल्ड में गेहूं आता था 50 साल पहले, 10 साल पहले, आज। हम्म। सो आप गेहूं और गोल्ड का रेशियो है क्या? हम्म। राइट। सो आप वो इफ यू आर यूजिंग दैट एज अ करेंसी, राइट भाई, 1 ग्राम गोल्ड में कितना गेहूं आता था? हम्म। हम्म। राइट, 50 साल पहले, 100 साल पहले। गोल्ड गोल्ड भी सेम है, गेहूं भी सेम है भाई, हम्म। बेसिक फूड है। हम्म। राइट, कैन आई बाय मोर फूड? सो बेसिकली हाउ यू मेजर इन्फ्लेशन। हम्म। राइट, सो हम्म। भाई सेम $1 में मेरे को कितना गेहूं आता था, आज $1 में मेरे को कितना गेहूं आ रहा है। 1 ग्राम गोल्ड में कितना गेहूं आ रहा है, आज कितना गेहूं आ रहा है। सो अगर आप मेजर करेंगे, डॉलर का वैल्यू काफी कमजोर दिखता है। राइट, ओके। सो मतलब राइट, कोई भी सभी करेंसी का रेशियोज वैल्यू। में सभी रेशियोज में इन्फ्लेशन की वजह से वो एक हाँ, सो डिस्टरबेंस आप आ अगर, जाता है। हाँ, सो गोल्ड कितना, फॉर एग्जांपल एक आउंस का गोल्ड में कितना क्रूड आता था और अभी अभी कितना आ रहा है। सो क्रूड फंडामेंटली अलग चलता है, इट्स एन एनर्जी। और अभी का सर्कमस्टेंसेस में ये एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। इसमें भी $107 में आपको ब्रेंट क्रूड मिल रहा है, 94 $95 में यूएस का क्रूड मिल रहा है। जी। तो $12 13 का तो ये दोनों क्रूड में फर्क है। फर्क हो गया, ठीक है। राइट, तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी इश्यूज है। सो आप मेजर करके चार्ट में दिखता है कि ये इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, बट उसका बैक स्टोरी एक होता है, वो स्टोरी भी जस्टिफाई करना चाहिए। सो गिवन ऑल द सर्कमस्टेंसेस सेम, देन रेशियो विल देन वर्क। ओके, फाइन, आई सी, ओके। ठीक है। आपने सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की भी एक बात करी थी कि अभी जो है अनस्टेबल माहौल है, तो सेंट्रल बैंक्स ने भी वेट एंड वॉच या का एक नजरिया अपनाया है। मैं या सेंट्रल बैंक्स की जो डेटा देख रहा था, फॉर एग्जांपल, बहुत ही मुझे स्ट्रेंज लग रहा था किशोर जी, जब मैं पढ़ रहा था या कि जैसे पोलैंड की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया अभी कुछ दिन पहले या कि हम लोग इन्होंने बहुत गोल्ड खरीदा 2025 में, राइट, सबसे ज्यादा मेरे को या लगता है यस पोलैंड ने ही खरीदा यस है यस सेंट्रल बैंक्स में। तो इनका एक हम्म ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि भाई अब हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे। इनफैक्ट हम्म हम लोग हमारी जो वॉर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब आर्मी हो गई, हमारी डिफेंस जो हो गई, हम उसको फंड हम्म करेंगे और थोड़ा हम्म गोल्ड बेचेंगे, ठीक है। हम्म अब कोई हम्म सेंट्रल बैंक ऐसे ओपनली आके ये स्टेटमेंट देगा, मुझे एक तो वो हम्म समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं इसमें डबल मीनिंग तो नहीं है कि आप बोल तो रहे हो कि आप बेचोगे, ठीक है, हम्म क्योंकि जब आप हम्म खरीद रहे थे तब आपने जाके ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए कि हम खरीदने वाले हैं, क्योंकि हम्म अगर आप पहले हम्म दे दोगे
तो और लोग भी आके खरीद सकते हैं, एक मार्केट में एक सेंटिमेंटल भगदड़ भी मच सकती है, करेक्ट। लेकिन हम्म। अभी आके ये लोग बोल रहे हैं कि बेचेंगे। तो हम्म। मेरे को दो क्वेश्चन पूछना था कि आपका क्या सेंस है कि अगर, और टर्की का भी मैंने यही एक डेटा में पढ़ने में आया था कि टर्की भी ये बोल रहे हैं कि भाई हम भी हमारा थोड़ा गोल्ड जो है अभी बेचेंगे, प्रॉफिट बुक हम्म। करेंगे अभी, और हमारा जो हम्म। डिफेंस है उसको, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है, कभी भी कुछ भी कहीं भी हम्म। हो जा रहा है। तो हम्म। ऐसे केस में अगर, और ये अगर इस बात में सच्चाई है, हम्म। तो फिर सेंट्रल बैंक्स में सेलिंग आ सकती है गोल्ड की। तो उस केस हम्म। में क्या प्राइस और भी नीचे आ सकता है क्या गोल्ड का भी? एक्चुअली राहुल, यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। जी। ट्रेडिशनली ऑल द वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स, वेस्टर्न मतलब यूरोपियन प्लस अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स, अभी तो ईसीबी एक सिंगल बैंक है, पहले तो अलग अलग कंट्रीज का सेंट्रल बैंक्स अलग होता है, आज भी अलग अलग सेंट्रल बैंक्स भी है। प्लस देर इज एन यूरोपियन सेंट्रल बैंक विच इज अ कंसोलिडेटेड ईयू का जो बैंकिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं। जी। सो देर वॉज समथिंग कॉल्ड कि इन लोगों के पास हमेशा से ज्यादा गोल्ड था। इवन यूएस फेडरल रिजर्व में सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग्स है आज भी। एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट्स में कम गोल्ड है कंपैरेटिवली, राइट। बिकॉज एक टाइम पे यूएस डॉलर गोल्ड का रिप्रेजेंटेटिव करेंसी बनता था। बाद में जब ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट तोड़ने के बाद एक्चुअली गोल्ड और डॉलर अलग हुआ, बट अदरवाइज इट्स बेसिकली डॉलर इज नथिंग बट अ पेपर फॉर्मेट ऑफ द गोल्ड, दैट्स इट्स लाइक एन ईटीएफ शेयर जैसा है, राइट। सो सो दे हैड नेचुरली बहुत सारी इन्वेंट्री में गोल्ड पड़ा हुआ रहता है। सो इन लोगों के पास है ना कि आप अंटायर 90s एंड अर्ली 2000, फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000 तक, अगर 2000 2010 तक आप देखेंगे, इन लोगों का जो गोल्ड कंटिन्यूअसली बेचते थे। हम्म। एवरी ईयर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बेचते थे, एंड दैट एंटायर सेल वाज गाइडेड बाय समथिंग कॉल्ड सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एग्रीमेंट, राइट। गोल्ड सेल एग्रीमेंट का। तो इन लोगों ने कोऑर्डिनेटेड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 27 सेंट्रल बैंक्स उसमें सिग्नेटरीज थे, कि टोटल मिला के हम लोग ने साल भर में एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड से ज्यादा नहीं बेचेंगे। ओके। एंड देन उस जो टोटल अमाउंट है, उसमें हर एक बैंक को कोटा मिलता था। आप इतना बेच सकते हैं, आप इतना बेच सकते हैं, बेचना नहीं बेचना आपका डिसीजन है, बट मैक्सिमम कोटा आपका इतना है। हम्म। दिस इज हाउ दे यूज टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड सेंट्रली कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ गोल्ड, बिकॉज उनको भी पता है कि अगर मैं सडनली एक साथ बेचने के लिए जाऊंगा तो हम लोग ही खुद प्राइस तोड़ देंगे, तो देर इज नो फन इन दैट। सो प्रॉब्ली उन लोग ने वो ये किया था। दिस द एंटायर सेंट्रल बैंक सेल वाज गाइडेड बाय दिस एग्रीमेंट। बट ऑफ लेट इन द लास्ट 7 years 10 years कि एक्चुअली सेल से ज्यादा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। सो ये दिस एग्रीमेंट हैज टेकन अ बैक सीट। सो बिकॉज हम एनी मोर दे आर नॉट सेलिंग एंड दे स्टार्टेड बाइंग ऑल्सो। सो मेरे हिसाब से सम ऑफ दी सेंट्रल बैंक्स जिनके पास फ्यूचर रेवेन्यूज, टैक्सेशन रेवेन्यूज, बिकॉज आपका गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है, अगर आपको फेडरल रेवेन्यू नहीं बढ़ता है बट आपका एक्सपेंडिचर है, आप डेफिसिट बढ़ाना नहीं चाहते हैं, फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ाना चाहता है, बट आपको आर्मी पे और आपका जो मिलिट्री पे आपको खर्चा बढ़ाना है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो टू सम एक्सटेंट आप बोल सकता है कि भाई मैं रिजर्व से निकालूंगा, रिजर्व इज मेरा गोल्ड है, राइट। सो रिजर्व आर टू टाइप्स ऑफ दिस। वन इज दैट कि भाई गवर्नमेंट का रिजर्व है, कि फॉर एग्जांपल आपका आरबीआई का रिजर्व जो है, विच इज कॉल्ड कि मैं डॉलर्स मेरे पास है, जो फॉरेक्स रिजर्व जो बोलते हैं, जी। राइट। वो फॉरेक्स रिजर्व्स कि मेरे को डॉलर और मेरा करेंसी को बचाने के लिए मेरे को एक एक रिजर्व है, एंड टुमारो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटल करने के लिए एक मिनिमम बफर रखना पड़ता है। सो डॉलर के बदले में थोड़ा मैं गोल्ड भी रखता हूँ। दिस इज हम्म। व्हाट द थिंग इज हैपनिंग। हम्म। But some of the banks might think that ki governments will think. So RBI is different and government of India is गवर्नमेंट इज different, डिफरेंट, यस। right? So गवर्नमेंट बोलता है कि भाई मेरे को अगले साल का खर्चा इतना है, मेरा रेवेन्यू इतना है, सो मेरा डेफिसिट आ रहा है, ये डेफिसिट मैं बढ़ाऊंगा, एक्सपैंड करूंगा टू बिल्ड मोर मिलिट्री एंड डिफेंस। सो मेरे को इनकम बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है मेरा सिटीजन्स के ऊपर, या मैं कि कुछ रिजर्व से निकालूं, मेरा पुराना रिजर्व पड़ा हुआ है। सो दैट रिजर्व सेलिंग आता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज टैक्सेस, बिकॉज इकोनॉमी खराब है, ग्रोथ नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो प्रॉब्लम है। सो दिस इज सम ऑफ द सेंट्रल बैंक्स माइट टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस, एंड राइट। दीज डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट्स, नॉट द सेंट्रल बैंक्स। जी। सेंट्रल बैंक्स आर जस्ट अ custodians of the wealth, राइट। they are not decision makers, राइट। right? Government will take the decision. So in that case, some of the central banks might use this reserve as part of their expansion of their budgetary expenditure.
राइट। बट माई थिंग इज 2026 में 2025 में जो है हमने एट ओवरऑल देखे 863 टन ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंक ने खरीदा है। मेरा मानना है, हमारे टीम का जो रिसर्च टीम का मानना है कि लगभग 2026 हम जो क्लोज करेंगे 850 टन के आसपास क्लोज करेंगे। जन राइट। दैट्स द एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ। सो थोड़ा हल्का सा कम होगा, बट है फॉर एग्जांपल आज भी दिस मंथ आई थिंक उज्बेकिस्तान बॉट सम 9 टन्स ऑफ गोल्ड, सम ऑफ द अफ्रीकन सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग, सो सम सेंट्रल बैंक्स माइट बी सेलिंग ऑल्सो। आपको सप्लाई भी चाहिए ना, जो हम हम्म। बोलते हैं कि 800,000 टन का आसपास का सप्लाई चाहिए, सारे सप्लाई अवेलेबल ही नहीं है, तो एक्चुअली हम्म। सम हैव टू सेल। राइट। सो सो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस है। ओके। सो सो आपके हिसाब से अगर फिर सिमिलर बाइंग रहती है गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स की या तरफ से 850 के आसपास जो या टन आप बता रहे हैं, हम्म तो इसका मतलब तो है कि प्राइसेस गोल्ड की फिर जो अभी पुल बैक हुआ है 17% 17% का जो पुल बैक हुआ है, ये मतलब अच्छा हम्म खासा करेक्शन है, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यस रहती है तो वी नो फॉर यस श्योर कि अगर यस सेंट्रल बैंक्स इतना लेवल पे खरीदते हैं तो प्राइस ऊपर जाना ही जाना है फिर गोल्ड का। यस यस। तो ओके। सी सेंट्रल बैंक का बाइंग है ना, जनवरी से स्लो हुआ है बिकॉज प्राइसेस बहुत एक्सटेंसिवली शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी। आप अगर बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर है एंड आपके वजह से ही प्राइस आप बढ़ रहा है। मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इट मेक्स नो सेंस टू एक्चुअली इवन फर्दर पुश अप द प्राइसेस, राइट। राइट? देन बोलेंगे कि यार लेट अस टेक ए ब्रेक, लेट्स टेक ए बैक सीट, लेट द प्राइसेस कूल डाउन बिकॉज बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कूल ऑफ होगा बिकॉज कमोडिटीज में ऐसा नहीं है कि by suddenly the value is completely changed, राइट। distorted pricing again, right? So then people will wait. So some of these central banks like China, PBOC जो है वो थोड़ा बैक सीट लिया हुआ है, हम्म। right? So हम्म। some of the central banks have taken back seat. That doesn't mean they have given up the de-dollarization theme. राइट। I think whatever is reinforced by this war, right, is de-dollarization has to continue. That theme will come back. This is too short term actually. जनवरी से अभी हम मार्च में बैठे हैं, जी। इट्स टू 2-3 महीना is not a big change in the global philosophy and the global policy. राइट। राइट। And राइट। these central banks don't think 2-3 months, they think 10 years ahead. राइट। राइट। ओके। सो आपके हिसाब से इन दैट केस अभी जो करेक्शन हुआ है ये अच्छा करेक्शन है, ये आप बाई ऑन द डिप करेक्शन बोलेंगे इसको? बहुत ही अच्छा करेक्शन है। इनफैक्ट लास्ट वीक से हमने वापस रिकमेंड करना शुरू किया है। अभी जो जैसा आपने बोला है कि 4400 के आसपास है प्राइस जो चल रहे हैं डॉलर टर्म्स में। इंडिया में एक्चुअली थोड़ा बेनिफिट हुआ बिकॉज हम ना 89 का जो रुपी डॉलर चल रहा था अभी 95 के आसपास आ गया। सो 5-6% का डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। सो उसका मतलब 5-6% में आपका जो इंडियन गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली ऊपर है, हम्म। 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 राइट? सो रिलेटिवली अगर ग्लोबल प्राइसेस 17% गिरा है, इंडिया में तो 11% ही जी। गिरेगा, 6% आपको रुपी में एडजस्ट हो गया। जी। जी। सो रुपी डिप्रिसिएशन से बचना है आपको, तो गोल्ड इज द ओनली एसेट एंड दैट हैज बीन ट्रेडिशनली आवर एसेट। Traditionally, one of the purpose Indian gold investments in jewelry firm or whatever is been done saves us from inflation, because आपके पुरखों के जो ज्वेलरी है उस दिन जितना खाना खरीद सकता है, जितना गेहूं खरीद सकता है, उससे ज्यादा ही गेहूं आज खरीद सकता है, उतना ही गोल्ड। हाँ। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ योर परचेजिंग पावर, एग्रीड। लेकिन एक बात राइट? बताइए मुझे किशोर जी इसमें, कि अगर मैं डॉलर सॉरी रुपी का जो गिरना है उसको अगर मैं एक 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 मिनट के लिए साइड पे रख दूं, कि मैं मान लीजिए मेरा कोई ग्लोबल ट्रांजैक्शन है ही नहीं, मैं कभी डॉलर्स में कभी खर्चा नहीं करूंगा, बाहर बच्चों को पढ़ाई नहीं भेजूंगा, कभी मुझे इन्वेस्ट भी नहीं करना है बाहर, मैं केवल एक 100% इंडियन स्टोरी पे बिलीव कर रहा हूं, तो उस केस में भी ये जो प्राइस लेवल अभी आया है गोल्ड का, एक 40 के आसपास का जो लेवल है, क्या ये एक अच्छा लेवल है कि यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैं हूं मान लीजिए, और मुझे लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे 2 साल बाद मेरे घर में शादी होने वाली है फॉर एग्जाम्पल, है ना, या 3 साल बाद शादी होने वाली है, या मतलब मुझे लगता है कि मेरा अभी 0% एलोकेशन है गोल्ड में, या 1% या दो या परसेंट ही है पोर्टफोलियो में भी मेरे। इक्विटी मार्केट गिरने के बाद थोड़ी अकल आई है मुझे भी कि भाई एक चीज पे ही सारा पैसा मत रखो, ठीक है, तो मुझे या 10% अपना गोल्ड का एलोकेशन चाहिए। तो इन सारी जो बातों को सोचते हुए, मैं केवल रुपी डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हुए, मैं केवल या ये जो दो मेन चीजें हुई, एक तो मेरी एक्चुअल जरूरत है मुझे गोल्ड की,
क्योंकि मैं शादी या यहाँ मेरे आ रही हैं, और दूसरा मुझे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है लॉन्ग टर्म के या लिए। उस केस में क्या ये प्राइस लेवल सही प्राइस लेवल है मेरे को, और या फिर अगर ये नहीं है तो कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? सिर्फ मैं बिल्कुल सही प्राइस है। सो ओके। इसमें अगेन आप 2 से 3 साल के ऊपर का अगर आपका टाइम फ्रेम है, जी तो इसमें मुझे बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट मैं खुद भी लास्ट वीक से मैंने ईटीएफ्स लेना शुरू कर दिया जी है। जी। सो आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर दैट कि मेरा मेरा टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म का है। आई एम बाइंग फॉर माई डॉटर्स वेडिंग और काइंड ऑफ थिंग। सो अच्छा। उसमें कोई ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। हम्म यू आर गेटिंग 50, ऑलमोस्ट लाइक 30-40% चीपर मिल ही रहे हैं, राइट? तो आप हम्म खरीदने ही वाले थे हम्म जनवरी में, हम्म। तो अभी तो बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहा है, सेल पे लगा हुआ है। ठीक। नंबर वन। नंबर टू, कि हमको लगता है कि हम कभी बाहर नहीं जाएंगे, हम बाहर भेजेंगे नहीं है, तो वी आर नॉट एक्सपोज टू डॉलर। बट एवरी वन इज एक्सपोज टू डॉलर, बिकॉज हमारा एनर्जी बाहर से आता है। जी 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 जी। हमारे एनर्जी का प्राइस है ना, हर कमोडिटी में, हर सर्विस में वो इनबिल्ट हो जाता है, हर एग्रीड। सामान जो खरीदते हैं, राइट? और आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एंड अपना सबसे मेजर एक्सपोर्ट इज सर्विसेज ये है, उनका जो बिलिंग भी अपने को डॉलर्स में ही आता है। सो इंडिया, जो एज अ कॉमन मैन, यू आपका बैंक अकाउंट से आप एक्सपोज नहीं है, बट आपका करियर, आपका इनकम, आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज एनीवे पेग टू डॉलर। नहीं, मैं जो 100% इन्फ्लेशन आपको स्किप इन हो जाता है। सो 100% सो एग्री करता हूं मैं। सो गोल्ड, हाँ, सो गोल्ड में वो, सो आपको वो दिखता नहीं है, बट वो हम्म है, सो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट आपका अगर टाइम फ्रेम एलोकेशन का है, टाइम फ्रेम 2 साल के ऊपर का है, या आपका पर्पस है कि कंजम्पशन है, कि आपको 2-3 साल के बाद कंजम्पशन है, उसके वजह से है, तो ये बिल्कुल सही टाइम पे मेरे हिसाब से, मैं जो सोच रहा था कि 1,19,000 के आसपास नीचे आना चाहिए, दैट इज माई वर्स्ट लेवल, की भाई डाउन साइड इतना आना चाहिए। अच्छा। बट 1,19,000 जो मैं देख रहा था, 91-92 रुपीज पर डॉलर के आसपास का जो काउंटिंग है, सो अगर आप वो अगर देखेंगे, तो वहां से 4% रुपये डेप्रिसिएशन हुआ है। तो एक लाख हम्म। उन्नीस हजार में 4-5% आप ऐड कर दीजिए, वो दैट कम्स टू योर अराउंड 1,28,000, राइट। राइट? सो दैट इज योर डाउन साइड। आपको मेरे हिसाब हम्म। से 1,20,000, 1,25,000 का आपका डाउन साइड है, जो अभी चल रहा है 1,40,000। सो जी। 10-15 हजार रुपए का प्लस माइनस है। एग्जैक्ट बॉटम आपको कभी भी हाथ में नहीं आएगा, बिकॉज आपका 2 साल का अगर एनीवे आपका व्यू है, तो 10-15 हजार रुपए आपको बहुत बड़ा ये नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई डाउटफुल है, थोड़ा मेरे को डर लग रहा है, तो आप मंथली एलोकेशन करके नेक्स्ट 3 महीने में, 6 महीने में 6 इंस्टॉलमेंट्स में खरीद लीजिए, हाँ, एवरेज कर लीजिए उसको। एवरेज कर लीजिए। ठीक है ठीक है। आपने गोल्ड ईटीएफ्स की बात करी अभी किशोर जी, तो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, मैं एएमसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक एएमसी है जिन्होंने ये बोला है कि भाई हम अप्रैल 2026 से जो हम्म ईटीएफ्स की गोल्ड बैकिंग होती है उसको हम हम्म फ्यूचर्स के थ्रू करेंगे। हम्म। मतलब यस 100% जो अभी तक गोल्ड का एक वो बैकअप होता था, हम मेरी यस यस। अंडरस्टैंडिंग यही थी कि भाई अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हो तो हम्म। उस गोल्ड ईटीएफ के बैकिंग में उतना ही फिजिकल गोल्ड रखा हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली। अब एक एएमसी ने, बड़ी एएमसी ने आके ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम हम्म फ्यूचर्स रखेंगे एज ए बैकअप, मतलब 50% हम्म या जो भी उन्होंने परसेंटेज दिया है। तो हम्म उससे क्या गोल्ड ईटीएफ की जो कहते हैं ना वैल्यू है, या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्या एक तो उस हम्म। पर कोई इंपैक्ट आता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली? और अगर एक एएमसी एक चीज कर रही है या करने वाली है, तो क्या बाकी एएमसीज भी करेंगी या नहीं करेंगी? आपका क्या असेसमेंट है इस बारे में? सी एएमसी से ना दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एंड रेगुलेटरी सपोर्ट के साथ ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये अलाउड नहीं है, तो ये सभी अलाउड मैकेनिज्म है। सो रेगुलेटर्स ने सब सोच समझ के ही इसको अलाउ किया हुआ है। सो नंबर वन प्रॉब्लम इज, इन लोगों को जो जनवरी में, दिसंबर जनवरी में जो फिजिकल मेटल का जो सप्लाई इश्यूज आए थे, कि मेटल अवेलेबिलिटी नहीं था, जी। कि गोल्ड खरीदने जा रहे थे, मार्केट में गोल्ड मिल नहीं रहा था, एंड बट इन्वेस्टर का पैसा आ ही रहा था, तो आप कैश में नहीं बैठ सकते हैं, तो यू हैव टू बाई, एज अ मैंडेटरी यू हैव टू बाई गोल्ड। कुछ भी प्राइस है, गोल्ड खरीद रहे थे। सो दैट वन ऑफ द रीजंस फॉर द स्पाइक्स, जो फिजिकल मार्केट में सिग्निफिकेंटली स्पाइक भी हुआ है बियॉन्ड द फ्यूचर्स, फ्यूचर्स से बहुत आगे चला गया था फिजिकल मार्केट, हम्म। बिकॉज देर वॉज नो सप्लाई ऑफ द मेटल, राइट राइट। राइट? सो इन फ्यूचर ऐसा सर्कमस्टेंसेस में, फ्यूचर्स अगर रहेगा, तो दे वुड हैव बॉट फ्यूचर्स, राइट।
उनके पास अगर ये ऑप्शन रहता था कि भाई फिजिकल के बदले में फ्यूचर ले सकता, बिकॉज फ्यूचर डिस्काउंट में मिल रहा था। हम्म। सो इफ आई एम ट्राइंग टू लुक फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, मेरे को फ्यूचर भी सोना ही है और फिजिकल भी सोना ही है, बट टेम्पररली मेरे को फ्यूचर सस्ता मिल रहा है, तो व्हाई कांट आई बाई दैट? राइट जब ये दोनों का गैप कम हो जाएगा और मेटल मेरे को फ्रीली मिलने, मार्केट में अवेलेबिलिटी आ जाएगा, उस दिन मैं फ्यूचर बेच के वापस फिजिकल खरीद लूंगा। राइट 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 Right? राइट So that is anyway in the interest of the investor. राइट Number one. So that is a physical supply problem. सेकंड इज जनरली आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे गोल्ड का जो फॉरवर्ड प्रीमियम जो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड आप अभी आप एमसीएक्स में लिया है, साल भर में 6 एक्सपायरीज होते हैं, हर 2 महीने में एक एक्सपायरी होता है, या हम्म मिनी कॉन्ट्रैक्ट में हर हर महीने में एक एक्सपायरी होता है, 12 महीने का 12 एक्सपायरीज होते हैं। हम्म तो आप बड़ा 1 किलो का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट में बात करता हूँ, सो द फॉरवर्ड प्रीमियम मतलब 12 महीने के लिए मैं फॉरवर्ड प्रीमियम अगर गिनता हूँ कितना आगे चलता है, बिकॉज फ्यूचर का प्राइस थोड़ा ऊपर चलता है, क्यों कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व है वहां पे, जी राइट? आपका इंटरेस्ट कॉस्ट वो सब भी डिस्काउंट करना पड़ता है, राइट? सो जी सो दैट कि भाई आज का और 12 महीने का आगे आगे का फ्यूचर, इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, देर इज अ प्रीमियम, करेक्ट राइट? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये है, हम्म राइट? व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ गोल्ड? 12 महीने का गोल्ड का प्रीमियम इज नथिंग बट जो रुपी डॉलर का जो प्रीमियम है, फॉरवर्ड प्रीमियम 12 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम है, दैट इज मोर और लेस इक्वल टू गोल्ड का प्रीमियम, बिकॉज इन इंडिया गोल्ड इज डॉलर, राइट राइट? सो इट्स एक्ट्स लाइक ए प्रॉक्सी डॉलर। तो हम्म आपका डॉलर का जो फॉरवर्ड प्रीमियम है ना, इट्स ए हम्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इट इज हम्म नथिंग बट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन रुपी एंड डॉलर राइट एंड इन्फ्लेशन डिफरेंशियल का दोनों एडजस्ट करेंगे हम्म तो आपका फॉरवर्ड प्रीमियम आता है। जी तो फॉरवर्ड प्रीमियम अभी 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 जो फिलहाल के लिए लास्ट फ्यू मंथ्स में जो है वो बहुत ही, बिकॉज डॉलर का बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो वो बिगड़ गया है, बट जनरली मैं लॉन्ग टर्म एवरेज अगर देखूं 3%, 2.5% से 3%, 3.5% तक जाता है। दिस इज हाउ द फॉरवर्ड प्रीमियम 12 महीने का, ओके बारह ओके महीने का मेरे को 3% में हम्म 12 महीने का आगे का फ्यूचर मिलता है। हम्म हम्म सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल आज 1 लाख रुपए का कैश मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, हम्म तो मैं 1 लाख रुपए का एक कॉइन लेके आ सकता हूं, या 1 लाख रुपए का डेरिवेटिव्स ले सकता हूं। 1 लाख रुपए का डेरिवेटिव्स लेने के लिए मुझे 10,000 रुपए का मार्जिन लगता है। हम्म 1 लाख रुपए पूरा लगेगा नहीं, बिकॉज डेरिवेटिव्स है, हम्म राइट? 10,000 रुपए, 12,000, जो भी मार्जिन है, मैं एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैथमेटिकल हम्म कैलकुलेशन बता रहा हूँ, दस हम्म दस हजार रुपए का मार्जिन लगता है, हम्म राइट? सो मैं 12 महीने इसको 6 बार रोल ओवर करना पड़ता है। हम्म सो आज इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी नेग्लिजिबल, ब्रोकरेजेस है वो सब में बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, अगर आपको 20 बिप्स, 30 बिप्स, 50 बिप्स के अंदर आपका हो जाता है, सो 2.5-3% आपका प्रीमियम है और आधा परसेंट आपका कॉस्ट है, पकड़ लो 3.5% में आपको 12 महीने का आगे का फॉरवर्ड का प्रीमियम के साथ आपको रोल ओवर हो जाता है। हम्म बाकी 90 रुपए आपके पास हम्म जो है, 10 रुपए आपने फॉरवर्ड प्रीमियम इसका फ्यूचर का मार्जिन मार्जिन दिया है, बाकी 90 रुपए है आपके पास, वो 90 रुपए आप 7%, 6.5% का एफडी में क्यों नहीं रख सकते? राइट गोल्ड का रिटर्न तो मिल ही गया, प्लस हम्म एफडी का रिटर्न भी मिल गया, करेक्ट या कुछ इससे भी बेटर इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, या एक म्यूचुअल फंड में अगर डालेंगे आपको, फॉर एग्जांपल इन नॉर्मल कंडीशंस की 12-15% का आपको रिटर्न देता है, हम्म व्हाई कांट वी इन्वेस्ट एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन गोल्ड? या राइट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके वो भी म्यूचुअल फंड को आपको प्लेज करके आप डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, राइट 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 राइट? सो इफ द फंड मैनेजर्स आर गोइंग टू यूज इट स्मार्टली, दे माइट आउट परफॉर्म गोल्ड ऑल्सो, right? So that gives them the flexibility. It doesn't actually give any risk actually. and I think more importantly it is under the SEBI's guidelines. It's not that any of the Yeah, guidelines has been broken here, so you don't see yeah, any negative impact per se because of yeah. this. तो एक्चुअली ये मैंने भी देखा है सोशल मीडिया में, बहुत काफी लोग ये वीडियोस कर रहे हैं, ट्रेंडिंग हो रहा है, बट एब्सोल्युटली देयर इज नो रिस्क इन दैट। नन ऑफ द फंड मैनेजर्स हु आर रनिंग ईटीएफ्स विल टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क एनीवे। उन लोग अपॉर्चुनिस्टिक देखेंगे, अगर फिजिकल मेटल सस्ता मिल रहा है तो वहां खरीदेंगे, डेरिवेटिव सस्ता मिलता है इंक्लूडिंग दैट फॉरवर्ड प्रीमियम, जब तक उसको फॉरवर्ड प्रीमियम फिजिकल से सस्ता मिल रहा है तो वहां पे रखेंगे, सो दैट दे कैन परफॉर्म स्लाइटली बेटर। अभी क्या होता है कि ईटीएफ्स में आपको अंडर परफॉर्मेंस होता है, बिकॉज एवरी ईयर आपको थोड़ा मैनेजमेंट फी एंड थोड़ा जो Yeah. 98.7% आप गोल्ड रख रहे हैं, बाकी 1-1.5% आप कैश रख रहे हैं, तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस होता है। Hmm.
So actually they will try to cover this underperformance and come to accurate to the benchmark. बेंचमार्क, ओके, नो दैट विल बी फैंटास्टिक फॉर इन्वेस्टर्स अगर वो ऐसा होता है तो। बट कुछ Yeah. लोगों को ये रहता है कि जैसे मैं रे डैलियो हैं उनका एक वीडियो सुन रहा था, और वो बोलते हैं कि गोल्ड मतलब 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा प्रो हैं गोल्ड के, लेकिन वो Yeah. ये कहते हैं कि ही पर्सनली, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट्स माय व्यू, इट्स हिज व्यू, Yeah. ही सेज कि Yeah. पेपर बेस्ड गोल्ड मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज ही सेज कि द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ मी बाइंग गोल्ड इसकी मेरे पास फिजिकल एक ऐसा मेटल है जिसकी वैल्यू है वर्ल्ड वाइड, और जिसको कोई भी जिसके ऊपर किसी और की डिपेंडेंसी नहीं है। कि भाई मेरे को कोई Hmm. प्रॉमिस नहीं कर रहा, कि मैं पेपर पे नहीं ले रहा ये चीज, या तो बॉन्ड्स हो गए या फिर ईटीएफ हो गया, ये मेरे हाथ में है, ना किसी गवर्नमेंट के हाथ Hmm. में कि भाई गवर्नमेंट ने जब चाहे मनी प्रिंट कर दिया और करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। वो सब भी नहीं है। और साथ में मेरे पास है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं जिस भी ग्लोबल मार्केट में चाहूं मैं इसको बेच सकता हूं, और अपना उस बेच के कुछ भी खरीद सकता हूं अगर मुझे चाहिए तो एक वो Yeah. जिनका पर्सपेक्टिव रहता है ना कि मुझे केवल फिजिकल गोल्ड खरीदना है, नो मैटर वेदर इट इज कॉइन्स और बार्स और गोल्ड ईटीएफ्स। अब तक गोल्ड ईटीएफ्स Yeah. बैक था गोल्ड के हिसाब से, लेकिन चूंकि Yeah. अब थोड़ा सा ये फ्यूचर्स का इसमें एक जो एंगल आया है, मैं बस उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा था, क्योंकि आई हैव ऑल्सो Yeah. सीन वीडियोस इन सोशल मीडिया। एंड जैसे सोशल मीडिया में जब कंटेंट बनता है ना, तो जनरली Yeah. कंटेंट क्रिएटर अटेंशन के लिए एक नेचुरल है। मैं किसी को ये Yeah. नहीं कह रहा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अपना अपना तरीका है। मैं जनरली कोशिश करता हूं कि नहीं करूं। कई बार हम भी जब कंटेंट बनाते Yeah. हैं तो वी गेट ड्रैग्ड इनटू इट, कि भाई थोड़ा सा Yeah. I एक understand. इसको Yeah. बड़ा करके बनाया जाए, तो इसीलिए मैंने ये आपके साथ क्वेश्चन क्लैरिफाई करा था। या अगर आपको 2 मिनट और स्पेंड करना है इसके ऊपर, ये बिल्कुल मिथ है डेफिनेटली कि पेपर गोल्ड पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। वन इज दैट कि अगर मैं किसी भी सिस्टम पे भरोसा नहीं करूंगा, गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करूंगा, बैंकिंग पे भरोसा नहीं करूंगा, सेबी पे भरोसा नहीं करूंगा, तो आप फिजिकल गोल्ड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट इफ आई एम ए फाइनेंशियली सेवी इन्वेस्टर, आई एम ए एजुकेटेड फाइनेंशियली सेवी, मुझे सिस्टम्स पे भरोसा है, सेबी विल टेक केयर ऑफ माय इंटरेस्ट्स, एंड सो इन दैट केस देयर इज अ मिथ, बिकॉज फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, उसका मतलब एमसीएक्स में भी जहां पे कोई बेच रहे हैं, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अभी ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास हो गया एमसीएक्स चलते हुए, हम्म। एंड हर एक्सपायरी में जो भी लास्ट में बचता है हम्म। वो डिलीवरी करना पड़ता है। इफ यू आर ए सेलर, आपको डिलीवरी देना पड़ता है, इफ यू आर ए हम्म। बायर, आपको डिलीवरी लेना पड़ता है। जी। 100% डिलीवरी सेटलमेंट है, यहाँ पे कोई कैश सेटल्ड स्पेक्युलेटिव नहीं है, जी। जी। राइट। सो अभी तक एक भी बार, एक भी ग्राम का कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, हम्म। हम्म। राइट। ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गया। 2023 इज व्हेन द एमसीएक्स स्टार्टेड, 2023 दिसंबर, एंड अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सेकंड इज दैट कि सेबी इज देयर टू मॉनिटर, जो आपको जो भरोसा दे रहा है कि आज ईटीएफ के पीछे गोल्ड है, हम्म। आपने देखा है? देखा तो नहीं है, वो तो बस ये है कि भाई ऐसा रूल है, मतलब रेगुलेशन है। हाँ, रूल है, बट हाँ। आपका ये रूल को एनफोर्स कर रहा है सेबी, जी। जी। राइट। या आपको सेबी पे भरोसा है कि सेबी विल मेक श्योर दैट भाई द मुझे गोल्ड तो इज पूरा मुझे तो देयर, पूरा भरोसा है सेबी, मैं तो खुद ही सेबी रजिस्टर्ड right? हूँ। So the same SEBI has given this approval. या So the same SEBI will ensure that आपका interests are protected. एग्रीड, एग्रीड, नो आई थिंक बस ये एक क्वेश्चन था जो मैं मेरे लिए, मेरे से ज्यादा मैं चाहता था मेरे व्यूअर्स को एक क्लैरिटी रहे, Absolutely. कि अगर आप सोशल Absolutely. मीडिया पे ये सब देख रहे हो पैनिक वाली चीजें कि भाई अब तो गोल्ड ईटीएफ में ये हो गया, बैकिंग नहीं है वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ में ही नहीं आता कि फ्यूचर्स पे कैसे वो हो रहा है, कैसे उसकी Yeah. पैकिंग होगी वगैरह वगैरह। तो ये एक टॉपिक Absolutely. था जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो आई थिंक ये सारी बातें करने के बाद फिर मेरा एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जिनको चाहिए कि मैं Mhm. आज थोड़ा सा गोल्ड खरीद लूं और कल बेच दूं और थोड़ा सा मुनाफा ले लूं, Mhm. उनके लिए ये अभी जो समय है ये गोल्ड का, कैसा देखते हैं आप इसको? Mhm. क्या, आई नो आप कभी ट्रेडिंग की बात ज्यादा नहीं करते कि भाई आप एक गोल्ड को लॉन्ग टर्म एक एसेट मान के चलते हैं, बट ट्रेडर्स के लिए Yeah. आप कुछ कहना चाहेंगे अभी इस वक्त? Traders है ना, again there are two types of traders. One is opportunistic trader बोलते हैं, कि दूसरा है कि strategic trader बोलते हैं, कि सो जो एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, हम्म। दे लव द वॉलेटिलिटी। उनको राइट। वॉलेटिलिटी में मजा आता है, बिकॉज हम्म। उनको एंट्री एग्जिट्स आसानी से मिलता है। सेकंड इज दैट दे आर एबल टू टेक दैट opportunities out of this volatility. राइट।
एंड जो कभी कभार भाई मैं वंस इन अ ब्लू मून आके मैं सडनली एक पैसा बना के निकल जाना चाहता हूँ, जो अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स होते हैं ना, उन लोग कई बार क्या है फंस जाते हैं आके, हम्म बिकॉज उनका टाइमिंग गलत हो जाते हैं, हम्म राइट? दे आर नॉट सीजनड इनफ टू एब्जॉर्ब द वॉलेटिलिटी, हम्म एंड स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन नहीं है। बिकॉज हम्म आपको कितना रिस्क लग रहा है उस हिसाब से आपको कम कैपिटल एलोकेशन करना चाहिए, एक प्रॉपर हेज होना चाहिए, ऑप्शन उसके सामने एक ऑप्शन खरीद लो, इंश्योरेंस खरीद लो, काइंड ऑफ दीज थिंग्स। सो उन लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज थिंग्स आर वेरी वाइल्ड, आई कैन से, राइट? थोड़ा डस्ट सेटल हो जाना चाहिए। सो आप अगर लॉन्ग टर्म है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ठीक है आपको थोड़ा बहुत 10-15% प्लस माइनस हो गया तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर डिसिप्लिन्ड एंड मतलब टेक सेवी ट्रेडर है तो यू आर लविंग दिस वॉलेटिलिटी। सो जो आता है एक्चुअली शॉर्ट टर्म एमेच्योर ट्रेडर्स जो है कि सडनली मार्केट में आके थोड़ा सा मुनाफा के लिए खेल रहे हैं, कि उन लोग फंस रहे हैं मार्केट में, एक दिन बहुत पॉजिटिव एक दिन बहुत नेगेटिव, बिकॉज दिस इज हेडलाइन ड्रिवन वॉलेटिलिटी बोलते हैं इसको हम। यस बिकॉज आज ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई मेरा नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उन लोग सरेंडर कर रहे हैं, उन लोग अगले दिन बोल रहे हैं कि हम तो बात ही नहीं किया है। सो हम्म दिस इज हेडलाइंस ड्रिवन है, वी नोबडी नोज डिटेल्स, अंदर हम्म। ना रिपोर्टर को भी पता है जी कि क्या हो रहा है जी। ऑन ग्राउंड। सो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो आप जो भी है आप प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, कैपिटल एलोकेशन, या यू कैन अवॉइड सम ऑफ दीज कमोडिटीज। राइट राइट आप राइट। आराम से कॉपर में जो नॉन इम्पैक्टेड कमोडिटीज भी है तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं फिलहाल के, जब तक यहाँ पे सेटल नहीं हो जाएगा। जी जी जी। नहीं, थैंक यू सो मच किशोर जी, ये काफ़ी मुझे इससे क्लैरिटी मिली है गोल्ड के बारे में। जो पोस्ट जो ये वॉर की वजह से सिचुएशन बनी, उससे मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस डायरेक्शन में ये अभी गोल्ड जाने वाला है। तो वो मुझे एक क्लैरिटी मिली है कि ये एक टेम्पररी पुल बैक है, और ये अच्छी या अपॉर्चुनिटी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो उस हिसाब से एब्सोल्युटली। अपना पोर्टफोलियो अगर एलोकेशन किसी को चाहिए तो वो इसको समझ सकते हैं। किशोर जी, यस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन दिस टॉपिक। गोल्ड के बारे में आपसे बात करके मुझे हमेशा एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है, जो जनरली न्यूज़ में कई बारी हम परेशान हो जाते हैं पढ़ के कि भाई गिर रहा है या बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो एक वो पूरा जो नॉइस है वो हट गया है मेरे दिमाग में एटलीस्ट, और उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूअर्स के दिमाग में भी एक क्लैरिटी आई होगी कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा है वॉर की वजह से। तो थैंक यू सो सो मच फॉर योर टाइम किशोर जी। इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर राहुल। आई थिंक योर ऑनेस्ट क्वेश्चंस एंड बहुत मजा आता है आपसे बात करते हुए, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।